स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोपी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन्स। तो पहले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी की, और उसमें हमने ये रिजल्ट निकाला था कि जो इंट्रोपी में चेंज होती है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इन रियल प्रोसेसेस इंट्रोपी चेंज जो है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। तो अब हमें एंट्रोपी को देखते हुए जो हमारे पास इंजन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हमने जो है वो देखना है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम रियल गैसेस के बिहेवियर को देखने के लिए एक आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, इसी तरह रियल इंजन्स को देखने के लिए हम जो है वो एक आइडियल इंजन जो है वो कंसीडर करते हैं। तो फिर इसके साथ कंपेयर करके हम जो रियल इंजन्स हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो निकालते हैं। तो अब जिस इंजन की हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा आइडियल इंजन ही है। तो आइडियल इंजन हम उसको कहेंगे जिसमें किसी किस्म का जो है वो एनर्जी लॉस नहीं होगा, यानी उसमें किसी किस्म का एनर्जी लॉस जो है वो नहीं होगा। तो चलें, सबसे पहले जो है वो हम इंजन को डिफाइन करते हैं। तो इंजन है क्या? इंजन हमारे पास वो डिवाइस है जो एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, यानी वो हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ से एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट करती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, लेती है और उसको एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो जो डिवाइस ये काम करती है उसको हम नाम देते हैं इंजन। तो ऐसा करने के लिए जो इंजन होता है उसको एक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस का नाम देते हैं। तो जिस तरह हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, इंजन है, उसमें जो हमारा गैस और एयर का मिक्सअप जो है वो बर्न होता है, और उससे जो है वो हमारा जो इंजन है उसमें वर्किंग होती है। उसके जो पिस्टन होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, यानी उसमें कंप्रेशन और कंट्रैक्शन होती है, जिससे उसकी मोशन जो है वो होती है। तो इसी तरह जो हमारा कोई भी इंजन होगा उसमें एक वर्किंग सब्सटेंस जो है वो होगी। तो सस्टेन बेसिस के लिए, यानी कांस्टेंट उसे वर्क करने के लिए इंजन को जो हमारी वर्किंग सब्सटेंस है उसको एक साइकिल के अंदर जो है वो ऑपरेट करना होता है। तो साइकिल के अंदर ऑपरेट करने से मुराद ये है कि हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कुछ प्रोसेसेस जो भी हमने डिफाइन किए हों उनके करने के बाद अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन करे। तो अगर वो अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर रही है फिर हम कहते हैं कि हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनको हमने देखा। तो अब जो है वो हम एक आइडियल इंजन की तरफ चलते हैं, जिसको हम कॉर्नेट इंजन कहते हैं। तो सबसे पहले ये वही चीज़ बयान की हुई है कि हम रियल गैसेज जो हैं वो क्यों स्टडी करते हैं, रियल गैसेज का मकसद क्या होता है स्टडी करने का, ताकि हम आइडियल गैसेज, ताकि हम रियल गैसेज के बिहेवियर को स्टडी कर सकें। यानी आइडियल गैस को कंसिडर करते हुए हम एज्यूम करते हैं कि उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमारी फोर्स है आइडियल गैस में, कहते हैं कि उसकी फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है उस मालिक्यूल्स में। तो रियल गैसेस के अंदर मालिक्यूल्स के अंदर फोर्स कितनी है तो हम उसको जो है वो इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आइडियल गैस के साथ कंपेयर करके हमारी जो रियल गैसेस हैं उनके बिहेवियर को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारा रियल इंजन होगा उसको स्टडी करने के लिए हम एक आइडियल इंजन जो है वो लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले एन एल सादी कॉर्नर ने पेश किया था। तो इसमें इसने ये कहा कि हमारी ये जो इंजन होगी इसमें किसी किस्म का जो है वो एनर्जी लॉस जो है वो नहीं होगा। तो ड्यूरिंग इट्स वर्किंग ये जो है वो जो हमारा सब्सटेंस होगा, वर्किंग सब्सटेंस, वो अ, इतनी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर अदरवाइज से एब्जॉर्ब करेगा, और इतनी जो हीट है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को जो है वो देगा।
तो इस दौरान वो कितना काम करेगा वो हमने जो है वो इसमें निकालना है। तो इस चीज को इस डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाया गया है कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंजन है, वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से QH हीट जो है absorb करता है, और उसका कुछ पार्ट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को प्रोवाइड कर देता है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसका जो है वो यूजफुल वर्क में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो इसको अब हम देखते हैं। तो चूंकि हमने कहा है कि हमारा ये जो इंजन है ये आइडियल है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जितने भी इसके अंदर प्रोसेसेस होंगे दे विल बी रिवर्सिबल, ताकि हम अपनी जो इनिशियल स्टेट उसको रीगेन कर सकें। और अगर हम इनिशियल स्टेट को रीगेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ टर्बुलेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह हमारा जो प्रोसेस होगा वो एक आइडियल प्रोसेस जो है वो बन जाएगा, और जो इंजन होगा वो एक आइडियल इंजन जो है वो होगा। तो अब जो है वो हम जो हमारा आइडियल इंजन है उसकी हम एफिशिएंसी जो है उसका एनालिसिस करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो हम देखेंगे। तो आइडियल इंजन जिस साइकिल में वर्क करता है उसको हम जो है वो कॉर्नट साइकिल जो है वो क्या देते हैं, उसी सभी कॉर्नट की नाम की मुनासबत से, क्योंकि उसने सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। तो इसके साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है PV डायग्राम जो है उसको हम देखते हैं। तो ये आपको जो हमारा पूरा कॉर्नर साइकिल है उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो दिखाई गई है। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये साइकिल है, ये चार प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है। एक हमारा है फ्रॉम A टू B, और दूसरा फ्रॉम है हमारा फ्रॉम B टू C, और फिर है फ्रॉम C टू D, और फिर जो है वो D टू A। यानी हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो A टू B है, फिर B टू C है, और फिर जो है वो C टू D है, और फिर जो है वो D टू A है। यानी हमारी जो इनिशियल स्टेट है हम उसको रीगेन कर लेते हैं A को, यानी हमारा ये जो है रिवर्सिबल साइकिल है। तो इसमें जो हमारा प्रोसेस है फ्रॉम A टू B, हमें वो नज़र आ रहा है कि उसमें एक्सपेंशन है, क्योंकि पॉइंट A के ऊपर जो है वॉल्यूम हमारा ये है, और पॉइंट B के ऊपर हमारा वॉल्यूम जो है वो VB है। और हम ये देख रहे हैं कि जो VB है इज़ ग्रेटर दैन VA, यानी इसमें जो हमारी VB वॉल्यूम है वो VA से ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमारी जो गैस है वो एक्सपैंड हो रही है। और ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, यानी जब हमारी गैस जो है वो स्टेट A से स्टेट B तक जाती है तो एक्सपैंड होती है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आती है। तो चूंकि ये प्रोसेस हमने कहा कि आइसोथर्मल है, इसलिए जितनी उसमें कमी आएगी वो हमारा जो कंडक्टिंग बेस होगा वो उसको प्रोवाइड करेगा हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और इसलिए हम इसको जो आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और इसकी जो कर्व है फ्रॉम A टू B, ये हमारी आइसोथर्म है। तो अगला जो प्रोसेस है वो हमारा जो है वो B टू C, वो ए डायबिटिक है। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये देख चुके हैं कि जो ए डायबिटिक कर्व होती है वो ज़्यादा स्टीपर होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व। तो ये हमारी जो है वो आइसोथर्मल कर्व है, और ये हमारी जो है वो ए डायबिटिक कर्व है। और एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है कि उसमें हम जो हमारा सिलेंडर होता है उसको चारों साइडों से जो है वो हम इंसुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें किसी किस्म का जो हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं होता। तो ड्यूरिंग दिस एडियाबैटिक प्रोसेस किसी किस्म की जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, दैट इज डेल क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इसमें भी ये है कि यहाँ पर जो हमारा पास वॉल्यूम है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस VB, वो लेस देन है फाइनल वॉल्यूम से, लिहाजा यहाँ पर भी हमारी गैस जो है वो
एक्सपैंड हो रही है। और अब हम जो है वो रिवर्स चलते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोसेस है फ्रॉम सी टू डी। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम एट वी सी, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू फाइनल वॉल्यूम एट वी डी। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये कंप्रेशन है। अब इसमें जो क्योंकि ये कंप्रेशन है और हम ये प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब कंप्रेशन होती है तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, जिससे उसकी हीट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमारी क्यू एल जो अमाउंट है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को खारिज कर दी जाती है, जिससे हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। लिहाजा जो है जो हमारा डी टू सी प्रोसेस है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यानी इसमें हमारी जो टेम्परेचर है हमारे सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, और जितना कंप्रेशन की वजह से एनर्जी में इंक्रीज होनी थी वो सिस्टम से बाहर निकाल दी जाती है थ्रू कंडक्टिंग बेस। तो इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो है फ्रॉम डी टू ए, और इसमें भी कंप्रेशन हो रही है क्योंकि हमारा जो वी डी है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू हमारा वी ए, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम डी टू ए, ये भी हमारा ए डायबिटिक प्रोसेस है, यानी इसके अंदर भी जो हीट का ट्रांसफर है वो जीरो है। तो ये हमारे जो थे वो दो बेसिकल प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, लेकिन उनके फिर दो हिस्से हैं। दो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, ए टू बी और सी टू डी। ये हमारा कंप्रेशन वाला है, ये एक्सपेंशन वाला है, ये कंप्रेशन वाला है। इसी तरह ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और ये एडियाबैटिक जो है वो कंप्रेशन है। अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं, और एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो है उसको हम जो है वो एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो हमारी जो आउटपुट होती है किसी भी सिस्टम के लिए वो उसका वर्क होता है, किसी भी इंजन के लिए जो आउटपुट है उसका वर्क है, और इनपुट आपने जो है वो क्या हीट सप्लाई की थी, और आउटपुट आपको क्या जो है वो उसका आउटपुट यूजफुल वर्क जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो मिला, उसको जो है वो हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो वर्क के लिए जो कन्वेंशंस हैं वो कुछ डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू वर्क डन बाय द गैस। तो उसको अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने इस सेक्शन के अंदर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जब हमारी गैस जो है वो एक्सपैंड होती है तो गैस का जो वर्क होता है उसको हम नेगेटिव वर्क का नाम देते हैं, क्योंकि उसकी अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो इस्तेमाल हो रही होती है टू डू वर्क। लेकिन जब हम बात करते हैं इंजन्स की परफॉर्मेंस की, तो हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द गैस ऑन द इन्वायरमेंट। तो हम ये देखते हैं कि इंजन ने इन्वायरमेंट के ऊपर जो है कितना वर्क किया, तो इसलिए इंजन का जो यूजफुल वर्क है उसको जो है वो हम पॉजिटिव टर्म का नाम देंगे। यानी आप ये जहन में रखें कि जब हमने इंजन की बात करनी है तो उसमें जो वर्क डन होगा ऑन द इन्वायरमेंट बाय द इंजन इट विल बी पॉजिटिव। तो अब जो वर्क डन है हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क डन, जिसको हमने चैप्टर नंबर 23 के अंदर नेगेटिव कहा था, तो अब जो है वो हम उसको जब हम इंजन की बात करेंगे तो उस वर्क को जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो इन डिस्कशन ऑफ इंजन्स वी विल यूज वर्क टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय एन एक्सपेंडिंग गैस ऑन इट्स एनवायरनमेंट एंड इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव बट फॉर इंजन्स। So this notation reminds us that negative work done on the gas corresponds to positive work done by the gas। इन जब हम जस्ट जो है वो गैसेस की बात करेंगे तो उसमें हमने नेगेटिव वर्क की बात की थी, लेकिन जब हम
इंजन्स की बात करेंगे तो इसमें वही जो नेगेटिव वर्क डन था वो हीट इंजन्स की सूरत में इट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इंजन जो है वो कितना वर्क जो है वो कर सकता है हमारे लिए, कितना यूजफुल वर्क जो है वो हमारे लिए कर सकता है, तो इसलिए हम उसके वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन जो है वो क्या देते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो हमने प्रीवियसली डिस्कशन की है उसी को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो हमारा वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, वो हमारी जो क्लोज कर्व होगी, जो क्लोज पाथ होगा उसके एरिया के इक्विवेलेंट जो है वो होगा। तो जो वर्क डन है उसको हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और इंट्रॉपी डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इंट्रॉपी को हम पीछे देख चुके हैं कि वो होती है डेल एस इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। तो इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि जब हमारा हाई टेम्परेचर रेजरवायर हीट देता है तो उसकी एंट्रोपी चेंज कितनी है एट टी एच, और इसी तरह जो लो टेम्परेचर रेजरवायर होगा उसके हम देखेंगे उसकी वो कितनी है। तो चलें जो है वो टी एस डायग्राम जो है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो है वो डायग्राम जो है वो हमें दिखाई गई है। तो इसमें देखें इस एक्सिस के अलॉन्ग हमने एंट्रोपी प्लॉट की है और यहाँ पर जो है टेम्परेचर प्लॉट किया है। तो हमारा जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ था ए से, और ए से हम गए बी की जानब। हम जो है वो बी की तरफ गए थे। तो हमने ये देखा था कि जब हम ये प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं तो इसमें जो क्यू एच हीट है ड्यूरिंग दिस आइसोथर्मल प्रोसेस वो हमारे इंजन के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो दाखिल होती है। और इसमें इस दौरान जो इंट्रॉपी चेंज है वो हमारा जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है क्यू एच है, और जिस टेम्परेचर पे हो रही है वो टी एच है, लिहाजा जो इंट्रॉपी चेंज है दैट विल बी डेल एस एच। अब चूंकि हीट हमारे सिस्टम में जा रही है तो ये हमारी जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लिहाजा जो इंट्रॉपी में चेंज आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो इंट्रॉपी है वो हमारी इंक्रीज हुई है। तो अगला जो प्रोसेस था हमारा वो था फ्रॉम बी टू सी, और हमने कहा था कि हमारा जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है, और ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जब ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगी तो अगर हम उसकी इंट्रॉपी निकालना चाहते हैं तो फार्मूला हमारा यही होगा। लेकिन चूंकि ये जो क्वांटिटी है ये ज़ीरो है, लिहाजा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस एडियाबैटिक प्रोसेस जो इंट्रॉपी चेंज है वो ज़ीरो है। यानी जो इंट्रॉपी या इस पॉइंट पे है वही इंट्रॉपी जो है वो इस पॉइंट पे है। तो अगला जो प्रोसेस था वो हमारा था फ्रॉम सी टू डी, कंप्रेशन का प्रोसेस था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और उसमें हमने ये देखा था कि ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, इतनी जो हीट है वो हमारे सिस्टम से बाहर जाती है। तो इसकी भी अगर हम इंट्रॉपी चेंज निकालना चाहें तो इट विल बी डेल एस एल इक्वल्स टू क्यू एल ओवर टी एल, जिस टेम्परेचर पे हीट जो ट्रांसफर हुई है। तो हमारा प्रोसेस जब सी से डी तक जो हो जाता है तो उसकी इंट्रॉपी में ये चेंज आती है। तो इस पॉइंट पे जो इंट्रॉपी उसकी हो जाती है दैट इज डेल एस एल। और फिर ये जो हमारा प्रोसेस डी टू ए है दैट वाज एडियाबैटिक कंप्रेशन, और इसमें भी चूंकि हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती सिस्टम में या सिस्टम से बाहर, तो इसलिए यहाँ पर भी जो इंट्रॉपी की चेंज होगी वो ज़ीरो होगी। और चूंकि हमारा जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट इनके ए को रीगेन कर लेता है, लिहाजा ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और हम ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी ज़ीरो होती है, और जो इंट्रॉपी चेंज है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो भी ज़ीरो होती है, क्योंकि उसकी जो स्टेट है, अगर हम एक्स को जो है वो कोई स्टेट प्रॉपर्टी का नाम दें, क्योंकि प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है इसलिए उसकी जो स्टेट, उसमें भी स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी, लिहाजा उसकी जो इंट्रॉपी है उसमें भी और जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, चूंकि हमारा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। तब हम इसकी एफिशिएंसी जो कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट ओवर इनपुट।
तो आउटपुट हमारे इंजन की जो होती है दैट इज वर्क, एनर्जी दैट वी गेट, और ओवर एनर्जी दैट वी सप्लाई, यानी कि जो हमें हमने इनपुट दी और जो हमें जो है वो आउटपुट मिली, उसको जो है वो हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो इसके लिए फिर जो है वो हम अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको देखते हैं। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो था चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसमें क्यू जो है वो हमारी नेट हीट ट्रांसफर है जो हमारे साइकिल के दौरान हुई है, और डब्ल्यू जो है दैट इज वर्क डन, और ये हमारी इंटरनल एनर्जी है। अब चूंकि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वो ज़ीरो है, तो लिहाजा हमारा जो वर्क डन होगा, जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट इज ज़ीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये जो है वो हमारे पास बन रही है इक्वेशन। तो अब जो हमारा वर्क होगा वो जो हीट हमने सप्लाई की है सिस्टम को, नेटवर्क, वो इसके इक्विवेलेंट होगा क्योंकि हमारे सिस्टम में ये वाली हीट सिस्टम में जा रही है और ये वाली हीट जो सिस्टम से बाहर जा रही है, लिहाजा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी यूजफुल वर्क जो है वो हमारा बन सकता है। तो अब जब हम इस वर्क को और जो हमारी इनपुट है और ये जो हमारी आउटपुट है एफिशिएंसी निकालने के लिए अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं आउटपुट और इनपुट, और फिर उसको जो है हम रीअरेंज करते हैं। और आपको पता है कि जब हम यहाँ माइनस या प्लस हो तो उनको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। तो लिहाजा ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर वन आ जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये हो जाएगा। तो जैसे कि हमने इंट्रॉपी के अंदर देखा कि अगर हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसमें जो नेट इंट्रॉपी चेंज है इट विल बी ज़ीरो। तो ये हमारी जो थी वो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इंट्रॉपी में चेंज थी, और ये हमारी जो थी वो ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान जो थी वो हमारी चेंज थी। तो हमारी ये जो डेल एस एल है ये चूंकि नेगेटिव है, जैसे हम प्रीवियस बात कर चुके हैं कि इसमें जो हीट होती है कंप्रेशन में वो सिस्टम को लीव करती है, इसलिए हमारे जो इंट्रॉपी की वैल्यू आएगी इट विल बी नेगेटिव, और जब हम वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाती है। तो अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और रीअरेंज करने के बाद इस इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे, तो इसको रीअरेंज करें। तो ये हमारे पास हो जाएगी क्यू एल, सॉरी, क्यू एल ओवर क्यू एच, यानी कि हम जो है वो सेपरेट कर लिए इन दोनों को, और ये हमारे पास फिर हो जाएगा इक्वल्स टू टी एल ओवर टी एच, यानी इस पूरे की जगह ये वाली जो चीज़ है हम ये वाला फैक्टर जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा लो टेम्परेचर रेजरवायर है, हमने जैसे बात की है कि उसका टेम्परेचर जो है वो लो होता है और हाई टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर जो वो हाई होता है। तो अब चूंकि हमारा ये वाला जो न्यूमरेटर है वो लो है और डिनोमिनेटर जो है वो हाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एफिशिएंसी होगा, ये वाला जो रिलेशन ये बताएगा कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं है, लेस देन 100% है। तो अब इसमें हमने क्या किया था कि हमने ये लिया था जिसमें किसी किस्म का जो था वो एनर्जी लॉस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं आई।
तो इसका मतलब फिर ये है कि ऐसा इंजन जिसकी जिसमें किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं है, उसकी भी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है। तो जो हमारे रियल इंजन्स होंगे डेफिनेटली वहाँ पर तो एनर्जी लॉस होता है, लिहाजा उनकी एफिशिएंसी भी कभी भी 100% नहीं हो सकती, और वो हमेशा जो हमारा कॉर्नेट इंजन की एफिशिएंसी होगी उससे वो कम ही होगी। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो एफिशिएंसी होती है वो नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब कोई भी हमारी वर्किंग सब्सटेंस हो तो हम ये जो रिलेशन जो है फॉर आइडियल इंजन जो है वो यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।